Hello everyone. Okay, now your new content is previously we finished soft tissues injury means contusion, abrasion, laceration, and incision, cramp, strain, sprain, and इसके first aid managements. And next is your hard tissue injury means bone injuries. Okay, hard tissue injury, bone injury. Bone injury is a serious injury and it's very painful. If bone injury is not handled properly, it may lead to permanent disability. Thus, to be handled by an expert doctor means bone injury is very serious injury. ठीक है, इट्स वेरी पेनफुल ऑल्सो. सभी जानते हैं ये बहुत ही सीरियस इंजरी होती है और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है. हड्डी का टूटना, अब आप समझ लिए हमारा इस बोन का टूटना कितना पेनफुल होगा. एक छोटा सा कट लग जाए तो हम कितना चिल्लाते हैं, कितना दर्द होता है. तो इस हड्डी का टूटना, इतनी मोटी हड्डी का टूटना कितना ज़्यादा पेनफुल होता होगा. और ये बहुत सीरियस होती है. अगर इसको सीरियसली हैंडल ना किया जाए तो अगर देखा जाए मतलब सही से अच्छे डॉक्टर के पास ना जाए, हमने किसी वैद्य के पास जाके झोला छाप डॉक्टर के पास अपने हाथ को सही कराने लगे तो समझ लीजिए अगर गलत जुड़ गया तो ये ज़िंदगी भर के लिए आपकी डिसेबिलिटी हो जाएगी. तब आप एक डिसेबल पर्सन हो जाएंगे. ठीक है, नॉर्मल से एक डिसेबल पर्सन हो जाएंगे आप. यानी डिसेबल पर्सन कैसे, जो चीज़ आपका ठीक हो सकता था वो आपने की गलती से वो ठीक नहीं हो पाया. अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते यानी मीन्स एक्सपर्ट डॉक्टर के पास तो ये गलती कभी ना होती. वो सही से हर चीज़ हैंडल करता. लेकिन आपकी और कुछ लोगों की गलती से, घर वालों की गलती से हमें कुछ लोग को ये ऐसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं. द फर्स्ट 8 स्टेप आर टू immobilize the part and to stop bleeding. मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अगर बोन टूट गई, हड्डी टूट गई तो हमें उस पार्ट को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए. ये नहीं करना चाहिए अगर वो पार्ट टूट गया तो हम सोचें कि उस पार्ट को जो है हम जो है सही कर दें, सीधा कर दें तब तक के लिए, और फिर आगे हॉस्पिटल में बैंडेज हो जाएगी. वो चीज़ तो करने की कोशिश ही ना कीजिएगा. जिस जगह टूटा हाथ है बस उसके नीचे सपोर्ट देके वैसे ही रखा रहने दीजिए, वो वैसे ही जाएगा. वो बाकी एक्सपर्ट डॉक्टर जो होगा वो ठीक कर देगा उसको. और दूसरा काम होता है ना हिलाना है, और दूसरा अगर ब्लीडिंग हो रही तो उसको रोकने का काम आप जरूर करें. क्योंकि कभी कभी हड्डी जो है वो टूट के स्किन से बाहर निकल आती है, एकदम बाहर फाड़ती हुई बाहर आ जाएगी, स्किन को टर्न आउट करती हुई बाहर आ जाएगी. तो सबसे पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग में आप बैंडेज या कॉटन लपेट के उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं. चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो. इंटरनल है तो आप आइस कंप्रेशन दीजिए, उसको रोकने की कोशिश कीजिए. इन दिस वे फर्दर डैमेज कैन बी अवॉइडेड. ध्यान दीजिए इस वे इस उसमें फर्दर डैमेज और ना रखिए. पता चला आप हाथ रखने के चक्कर में उसका हाथ आपने ऐसा उठाया तो पहले वो इधर मुड़ा था फिर मुड़ के इधर हो गया. तो उस डैमेज से भी बचा के रखिए, आगे के डैमेज से भी बचा के रखिए. जहाँ सपोर्ट दिया बस सपोर्ट दे के छोड़ दीजिए उसका हाथ. बाकी जो है वो डॉक्टर जो है वो आके, जो एम्बुलेंस है वो अपने आप हैंडल कर लेते हैं. उनको कैसे करना है उन्हें पता होता है ये चीज़. बोन इंजरी कैन बी क्लासिफाइड एज डिसलोकेशन और फ्रैक्चर. बोन इंजरी जो होती है वो क्लासिफाइड है डिसलोकेशन में और फ्रैक्चर में. इट इज़ अगेन ऑफ वेरियस टाइप्स. अगर देखा जाए डिसलोकेशन और फ्रैक्चर में है तो है ही ये क्लासिफाइड, बट ये और भी उसमें वेरियस टाइप्स में लाइक सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड इन विच ब्लड वेसल्स और नर्व आर डैमेज. यानी कई उसमें ऐसे हैं सिंपल और कुछ में कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं. बहुत सीरियस बोन इंजरीज भी होती हैं, क्रश हो जाती हैं टोटली. ऊपर की स्किन, मसल, बोन, वेसल्स सब पिस जाती हैं, क्रश हो जाती है. सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज डिसलोकेशन. Dislocation. It is an injury of joint in which the adjoining bone are displaced from their original position. ये वो adjoining है जहाँ हमारी बोन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाती है. ठीक है, बोन बॉल सॉकेट जॉइंट में जुड़ी तो वहाँ से हट के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं हो गई हो, उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं. डिसलोकेशन इज मेनली कॉज ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट over the joint.
डिसलोकेशन तब होता है जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई हार्ड इम्पैक्ट हो, सीरियस इम्पैक्ट हो, तब ये डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं। इट मे बी सिंपल डिसलोकेशन, फ्रैक्चर डिसलोकेशन और कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन। कभी कदार ये सिंपल डिसलोकेशन हो सकता है, कभी कदार डिसलोकेशन के साथ फ्रैक्चर भी उसमें हो जाए, यानी फ्रैक्चर डिसलोकेशन। और कभी कदार ये कॉम्प्लिकेटेड, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसका टुकड़ा भी टूट जाए और डिसलोकेट भी हो जाए। क्रैक तो छोड़िए, टूट गया, टूट के अलग हट गया, साइड में आ गया और उसके बाद डिसलोकेट भी हो गया। ये होता है कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लिकेटेड। इट मे बी एसोसिएटेड विथ स्प्रेन ऑफ फ्रैक्चर, डिफॉर्मिटी में अराइज इफ ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन प्रॉपरली। कभी कभी इसका देखा जाए तो ये स्प्रेन के साथ भी थोड़ा थोड़ा कहीं जुड़ा रहता है, कभी कदार लिगामेंट के टूट जाने का, टॉर्न होने का खतरा होता है। ये भी मतलब देखा जाए कहीं ना कहीं स्प्रेन से हल्का फुल्का वो होता है जुड़ाव इसका। डिफॉर्मिटी में अराइज, डिफॉर्मिटी अराइज हो सकती है अगर इसका आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया डिसलोकेशन का। डिसलोकेशन इज कॉमन इन थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट्स। डिसलोकेशन जो होता है वो कॉमन होता है जब हम कोई चीज़ थ्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से हाथ को झटका देते हैं, या बहुत ऊंची से जंप कर रहे हैं, या गलत तरीके से जंप कर दिया, तब ये हमारा डिसलोकेट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्ट्रेंथनिंग मसल्स। ये प्रिवेंट हो सकते हैं स्ट्रेंथनिंग। अपनी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ बना के रखिए कि ये डिसलोकेट हो ही ना पाए। मसल आपकी कमज़ोर रहेंगी तो इतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेच हो जाएगी कि वो हाथ यहाँ से उखाड़, पूरा वहाँ से उखड़ जाएगा, आपका हाथ में डिसलोकेट हो जाएगा। मतलब हाथ उखड़ के बाहर नहीं चला जाएगा, हड्डी उखड़ जाएगी अंदर से, डिसलोकेट सॉकेट से निकल जाएगी। मतलब इतनी मसल में आप पावर, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए कि ये चीज़ होना। दूसरी चीज़, प्रॉपर तरीके के वार्म अप करिए सही से। किसी भी इवेंट में जाने वाले तो आपका वार्म अप होना बहुत ज़्यादा सही से ज़रूरी है। कंट्रोलिंग द एक्सेसिव रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स एंड एडजॉइनिंग जर्की मूवमेंट्स। कोशिश कीजिए जो आप एकदम से टर्न, एकदम से भिड़ना, एकदम से कट मारना, ये सब काम होता है, ये मत करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा, जर्की टाइप के मूवमेंट्स का यूज़ मत कीजिए। मेनली क्या होते हैं आजकल, मैं तो उन चीज़ों का नाम भी नहीं जानता हूँ, बच्चे क्या कहते हैं उसे, फ्लिप करना और वो सब, बैक रोल करना और वो जंप करके करते हैं वो सब। उसमें उन सब करने में जब तक सही से प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिले तब तक प्लीज़ आप इसको करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर पलटने में सर में चोट आ गई तो मे भी जान भी जा सकती है हमें। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इन दिस इंजरी बोन ब्रेक्स अप बाय सम एक्सटर्नल प्रेशर। इस इंजरी में बोन ब्रेक होती है किसी भी तरीके के हमारे एक्सटर्नल प्रेशर जब पड़ता है तब। देयर में बी स्लाइड ब्रेकेज और कंप्लीट ब्रेकेज। यानी ये स्लाइड ब्रेकेज भी हो सकता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ब्रेकेज हो सकता है, या कंप्लीट ब्रेकेज भी हो सकता है, यानी बहुत ही कायदे से समझिए हड्डी का टूट जाना, टुकड़ों में हो जाना। ठीक है। फ्रैक्चर में भी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड। फ्रैक्चर सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। इनकम्प्लीट और रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर इज़ वेरी डेंजरस। आप देख रहे होंगे जितने भी तरीके के अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं हार्ट टिश्यू इंजरी में, उसमें एक चीज़ कॉमन बोली गई है, इन प्रॉपर, मतलब अगर ट्रीटमेंट मिला तो वो चीज़ गड़बड़ हो सकती है। यानी हाथ अगर सीधा है हमारा, तो अगर इन प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला तो हाथ हो सकता है हमारा यूँ हो जाए, टेढ़ा, पूरा वी शेप में बन जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, मतलब अलग से बाहर से ही हाथ दिखेगा कि गलत जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमेशा एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही जाएं, तभी ये ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर इज़ वेरी डेंजरस दस टू बी हैंडल्ड बाय एन एक्सपर्ट। मतलब इनकम्प्लीट और रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर इज़ वेरी डेंजरस। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हो या रॉन्ग तरीके का ट्रीट किया जाए हाथ को, तो ये फ्रैक्चर बड़ा डेंजरस होता है। इसलिए एक अच्छे डॉक्टर से ही, एक्सपर्ट डॉक्टर से ही हैंडल करें। फर्स्ट एड स्टेप्स आर टू स्टॉप ब्लीडिंग। पहला, इसका सबसे पहला फर्स्ट एड स्टेप है कि सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करें एंड रिस्ट्रिक्ट फर्दर मूवमेंट। उसका किसी तरीके का हाथ डुलाने की, मतलब जो भी पार्ट टूटा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाथ से हाथ को हिलाने डुलाने की कोशिश ना करें। फर्दर टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल एज द अर्लीस्ट। कोशिश करिए सबसे पहले उस विक्टिम को जितनी जल्दी हो सकते शुरुआती समय में उसको हॉस्पिटल पहुँचाइए।
ठीक है, तभी वो जो है ब्लीडिंग और ज़्यादा रुक सकती है और बाकायदा वो दर्द से और भी ज़्यादा उससे मुक्ति पाएगा दर्द, क्योंकि उसका डॉक्टर तुरंत पेनफुल इंजेक्शन जो होते हैं वो देंगे ताकि उसको दर्द ज़्यादा ना हो। फ्रैक्चर कैन बी कैटेगराइज्ड एज, फ्रैक्चर जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं। फर्स्ट इज ओपन फ्रैक्चर, सेकेंड इज क्लोज फ्रैक्चर, थर्ड इज कंप्लीट फ्रैक्चर, फोर्थ इज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, थर्ड इज ग्रीन स्टिक हेयरलाइन फ्रैक्चर, and fourth is communicated fracture, fifth is impacted fracture, sixth is transverse fracture, seventh is stress fracture, eighth is oblique fracture, ninth is compound fracture and 10th is complicated fracture। ठीक है, ये इतने तरीके के इसके ये फ्रैक्चर हैं। अब आप समझ लीजिए ये फ्रैक्चर जो है यानी अलग अलग कैटेगरी में रखे गए हैं, ताकि अलग अलग कैटेगरी में इसलिए रखा गया है ताकि हर फ्रैक्चर के बारे में उसको सही से जांच हो सके कि ये फ्रैक्चर किस रेंज का है और इसको ट्रीट किस तरह करना है और कितना डोज क्या चीज़ किस तरह का ट्रीटमेंट देना है इसमें जो भी पेशेंट आता है। बोन इंजरी जो इंजरी होती है अक्सर आजकल की नौजवान युवा पीढ़ी जो है हमारी यंग जनरेशन जो है अब देखने में आया है कि ये यंग जनरेशन जो है आजकल बाइक्स जो है बहुत तेज़ चलाती हैं, स्टंट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो बाइक्स पे स्टंट करना जो होता है और बहुत स्पीड में बाइक चलाना, रेस लगाना एक दूसरे से, ये अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना होता है। तो मैं सभी नौजवान लोग से, मैं जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं ये 16 साल से लेकर मैं ये 30-26 साल तक के बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि बेटा आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह कभी ख़तरे में मत डालिए। माँ बाप आपको इतना बड़ा इसलिए नहीं करते कि कल को आप किसी जगह जाकर गाड़ी से लड़ जाएं, आपकी बॉडी के टुकड़ा हो जाए या बॉडी का पार्ट अलग हो जाए या आप बहुत ही मतलब देखने लायक चीज़ ना हो कि आप ऐसे ख़त्म हो, तो वो माँ बाप कोई नहीं देखना चाहता अपनी संतान को, कोई भी हो। ठीक है, तो कम से कम उन माँ बाप के बारे में सोचिए कि वो माता पिता जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, इतना हम पे खर्चा किया, अपनी चीज़ों को रोका और आप हमारी चीज़ों को पूरा किया है, तो उनके लिए सोचिए। उन्होंने बड़ा इसलिए किया कि कल को हम अपने बच्चा हमारा सहारा बनेगा। तो सहारा ऐसे तो नहीं बना जाता है कि रेस लगाएं, स्टंट करें, ठीक है, ऐसे सहारा नहीं बना। बाइक चलाइए हमेशा धीमे चलाइए, हेलमेट पहन के चलाइए हमेशा बाइक जब भी चलाना हो, और बाइक में जो राइट साइड मिरर है उसका यूज़ हमेशा करिए ताकि जिससे पीछे आने वाली गाड़ी है उसको हमेशा आपका पता रहे कि उसकी दूरी आपसे कितनी है जब आप कभी क्रॉस कर रहे हो कहीं या पार कर रहे हो, तो ये हमेशा पता होना चाहिए। किसी भी गली में गाड़ी तेज़ ना चलाइए क्योंकि गलियाँ इतनी नैरो होती हैं, कभी भी कोई भी गाड़ी आपके लेफ़्ट और राइट से निकल देगी, जब तक आप देखेंगे और ब्रेक लगाएंगे तब तक एक सीरियस एक्सीडेंट होगा। गलियों में एक्सीडेंट बड़े सीरियस होते हैं क्योंकि छोटी जगह होती हैं, गिरने का मौका दूर तक मिल नहीं पाता कि आप रगड़ते हुए चले जाएं, आप किसी न किसी खंभे में या दीवार में टकरा जाते हैं और चोट और गंभीर हो जाती है। कभी कभी लोगों की मौत हो जाती है गलियों में एक्सीडेंट से तक। और कोशिश करिए अपने घर पे समय दीजिए, घर पे रहिए। बाइक मिलती है, आपके फादर या मदर बाइक देते हैं तो आप उसका सही से इस्तेमाल करें, सही से चलाएं उसको। स्पीड में कभी ना जाएं, नॉर्मल स्पीड में जाएं, नॉर्मल स्पीड में आएँ, क्योंकि आपको बाइक सिर्फ उस 5 मिनट के लिए नहीं चलानी जो आ गए। आपको अगर चलानी है ज़िंदगी पर तो आप समझ लीजिए किस तरह आपको स्पीड रखनी, वरना आपकी ज़िंदगी का स्पीड का ब्रेक हमेशा के लिए लग जाएगा, आपका भी नहीं। मे बी ये आपकी जान जा सकती है या मे बी आप जीवन भर के लिए बेड पे आ सकते हैं, जिसे पैरालाइज कहते हैं। उन लोगों की स्पाइन में चोट लगती है, रीढ़ की हड्डी टूटती है तो जीवन भर के लिए पैरालाइज हो जाता है। वो फिर जीवन उनका बिस्तर पे ही बीतता है, उनकी जो भी डेली रूटीन होता है वो सब उस बिस्तर पे ही होता है। अब आप समझ लीजिए वो ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होती होगी। तो मैं सभी से यही कहूँगा, प्लीज़ बाइक वगैरह धीमे चलाएं और हमेशा बाइक चलाते समय हेलमेट का यूज़ करें और राइट साइड का मिरर जो है वो बाइक में हमेशा रखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, थैंक यू, गुड डे। कल जो है मैं जितने भी टाइप के फ्रैक्चर हैं वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके सिम्टम्स और उसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट जो है वो सारे एक्सप्लेन करके पूरा बताऊँगा। ओके।
Good day.